तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC ने अपने Q2 रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और नंबर्स देखकर एक ही बात मन में आती है कि कंपनी एक नए दौर में एंटर कर चुकी है। देखिए, Q2 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT लगभग 1780 करोड़ का है। ये 10% से ज़्यादा की ग्रोथ है। और अगर हम पूरे फर्स्ट हाफ की बात करें तो प्रॉफिट 3523 करोड़ तक पहुंच गया है। ये भी डबल डिजिट ग्रोथ है। IRFC की जर्नी में अब तक का सबसे हाईएस्ट। कंपनी की नेट वर्थ 56,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और अर्निंग पर शेयर 5.29 यानी 5.39 पर है। और इन सब के बीच शेयर होल्डर्स के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, ₹1.05 पर शेयर का। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी कंपनी जिसका पूरा वजूद इंडियन रेलवेज को फाइनेंस करने पर टिका था, वो पिछले 3 साल से रेलवेज से नए एलोकेशंस ना मिलने के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रही है? कहाँ से आ रहा है ये पैसा? यही इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा हुक है। इसका जवाब IRFC के मैनेजमेंट ने अपनी अर्निंग्स कॉल में दिया, और जवाब है स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन। ये सुनने में एक सिंपल सा कॉर्पोरेट टर्म लगता है, लेकिन इसके पीछे की प्लानिंग बहुत सॉलिड है। CMD मनोज कुमार दुबे ने बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ यानी H1 में कंपनी ने 45,000 करोड़ से ज़्यादा के नए बिजनेस एग्रीमेंट साइन किए हैं, और इसमें से 36,000 करोड़ के एग्रीमेंट्स तो सितंबर के आखिरी 4 दिनों में साइन हुए, यानी 26 से 29 सितंबर के बीच। तो ये बिजनेस आ कहाँ से रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी से, ट्रांसमिशन सेक्टर से, कोल माइनिंग से और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से। इसेंशियली IRFC अब सिर्फ रेलवेज की नहीं, बल्कि इंडिया के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर विजन की फाइनेंसिंग आर्म बनने की कोशिश कर रही है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM पर दिख रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो NIM 1.42% पर था, वो H1 के एंड तक बढ़कर 1.55% हो गया है। अब आप सोचेंगे कि 1.42 से 1.55% में क्या ही फर्क है, लेकिन जब आपका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 46 लाख करोड़ का हो, तो ये छोटा सा बदलाव भी P&L स्टेटमेंट में हजारों करोड़ का असर डालता है। एनालिस्ट कॉल में इस पर बहुत डिटेल में चर्चा हुई। एक एनालिस्ट ऋषि महेश्वरी ने सीधा सवाल पूछा कि इंडियन रेलवेज के बाहर जो आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ कंपटीशन तो बहुत स्टिफ होगा और रिस्क भी ज़्यादा होगा। आपका तो 0 NPA का रिकॉर्ड है, आगे इसको कैसे मेंटेन करेंगे? तो मैनेजमेंट का जवाब बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ले रहे हैं। इसका मतलब हम सिर्फ इंडियन रेलवेज तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरी मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी CPSEs को भी फंड कर रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उनके पहले कुछ एसेट्स NTPC से आए थे। अब NTPC एक AAA रेटेड कंपनी है, वहाँ रिस्क ऑलमोस्ट 0 है। फिर उन्होंने एक जॉइंट वेंचर को फंड किया जिसे गेल, कोल इंडिया और राष्ट्रीय केमिकल्स ने प्रमोट किया है। ये सब महारत्न कंपनीज हैं, तो रिस्क का सवाल ही नहीं उठता। उनका मॉडल बहुत सिंपल है। हम गवर्नमेंट इकोसिस्टम के अंदर ही सबसे बेस्ट, सबसे स्ट्रांग बैलेंस शीट वाली कंपनीज को चेरी पिक कर रहे हैं। ऐसी कंपनीज जिनका कैश फ्लो रोबस्ट है, इससे उनका 0 NPA का रिकॉर्ड भी बना रहेगा। और यहाँ पर आती है सबसे क्रूशियल बात, मार्जिन्स की। मैनेजमेंट ने समझाया कि जब वो इंडियन रेलवेज के साथ काम करते थे तो उनका मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.40% होता था। ये कॉस्ट प्लस मॉडल था अकेले क्लाइंट के साथ। अब डाइवर्सिफिकेशन के बाद जब वो इन दूसरे गवर्नमेंट एंटिटीज को लेंड कर रहे हैं तो उनका मार्जिन 100 से 120 बेसिस पॉइंट्स यानी 1 से 2% तक मिल रहा है। यानी जो मार्जिन पहले मिलता था उससे 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा। तो जो लोग सोच रहे थे कि IRFC को कॉम्पिटिटिव मार्केट में थिन मार्जिन्स पर काम करना पड़ेगा, उनके लिए मैनेजमेंट का मैसेज था कि हमारे लिए 100 BPS का मार्जिन 40 BPS के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, स्पेशली जब आप 0 रिस्क वाले एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हों। उन्होंने ये भी ऐड किया कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ को पहले 9% से कम पर लोन मिलना मुश्किल था। IRFC 6.5 से 7% की कॉस्ट ऑफ फंड पर पैसा उठाकर आगे 8 से 8.2% पर लैंड कर पा रही है। इससे उन गवर्नमेंट कंपनीज का भी फायदा हो रहा है और IRFC का पैट भी बढ़ रहा है। तो ये एक वॉल्यूम गेम है जिसमें रिस्क कम और ग्रोथ स्टेडी है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठाया गया ह्यूमन कैपिटल को लेकर। एक एनालिस्ट ने पूछा कि पहले आप सिर्फ रेलवेज को लोन देते थे, तो सेल्स, अंडरराइटिंग, कलेक्शंस जैसी चीज़ों के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी। अब जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो इस चैलेंज से कैसे डील कर रहे हैं? CMD ने इस बात को माना और कहा कि उनका फोकस बोरोइंग साइड पर हमेशा से स्ट्रांग था, लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट उन्होंने कभी रेलवेज के बाहर किया ही नहीं था। इसलिए अब वो इकोसिस्टम से बेस्ट टैलेंट ला रहे हैं। उनकी बिजनेस डेवलपमेंट टीम को अब एक सीनियर प्रोफेशनल हेड कर रहे हैं जिनका NTPC बैकग्राउंड है। रेलवे से कुछ एक्सपर्ट्स डेप्यूटेशन पर आए हैं, दूसरी CPSE से लेटरल एंट्री भी हुई है
और टीम साइज 40 से बढ़कर 60 हो गया है, तो वो इस नई जर्नी के लिए एक सॉलिड टीम तैयार कर रहे हैं। फ्यूचर ग्रोथ को लेकर भी मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट दिखा। उन्होंने इस साल के लिए 30,000 करोड़ के डिसबर्समेंट का गाइडेंस दिया है, जिसमें से 7,000 करोड़ हो चुका है। उन्हें लगता है कि Q3 में वो 10 से 15,000 करोड़ और डिसबर्स कर देंगे और आने वाले 5 साल में उनका प्लान है कि AUM का मिक्स 75% रेलवेज का और 25% नॉन रेलवे डाइवर्सिफाइड एसेट्स का हो। उनके पास बिजनेस की कमी नहीं है, बल्कि रिक्वेस्ट्स इतनी हैं कि उन्हें अपनी BD टीम को डबल या ट्रिपल करना पड़ सकता है। अंत में एक टेक्निकल लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल आया, टैक्स पर। एक एनालिस्ट ने पूछा कि अभी तो आपको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट नहीं देना पड़ता, क्या ये फ्यूचर में एक रिस्क बन सकता है? इसका जवाब था कि कंपनी के पास अभी भी 3,000 करोड़ का अनअब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन है। साथ ही 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट एसेट्स हैं जिनके लीज एग्रीमेंट्स आने वाले सालों में एग्जीक्यूट होंगे। इससे P&L में डेप्रीसिएशन काफ़ी रहेगा, इसलिए आने वाले 5 से 7 साल तक उन्हें कोई मैट लायबिलिटी आने की उम्मीद नहीं है। तो कुल मिलाकर IRFC की ये अर्निंग्स कॉल एक कंपनी की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी सुनाती है। एक ऐसी कंपनी जो अपने सबसे बड़े क्लाइंट पर निर्भर थी, उसने एक मजबूरी को एक मौके में बदल दिया है। उन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल बनाया है जिसमें वो गवर्नमेंट इकोसिस्टम के अंदर ही रहकर रिस्क को मिनिमम रखते हुए अपने मार्जिन्स को डबल से ट्रिपल कर रहे हैं। ये एक लो रिस्क हाई वॉल्यूम वाला अप्रोच है जो उन्हें आने वाले कई सालों तक स्टेडी ग्रोथ दे सकता है। उनके पास बिजनेस है, टीम है और एक क्लियर विजन है, और जैसा कि मैनेजमेंट ने कहा, आगे का रास्ता काफ़ी क्लियर और अपवर्ड ट्रेजेक्टरी वाला लग रहा है।